नमस्कार दोस्तों, हम मूल्यांकन शुरू कर चुके थे, मापन एवं मूल्यांकन। और मूल्यांकन आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर कुछ आपको डेफिनेशन बताई थी। विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक थे, किवलेन व हन्ना, डांडेकर गुड्स के अनुसार, कार्टर वी गुड के अनुसार, भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार, तो ये 5-6 डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन इसमें से सीधा सा पूछा जाता है, तो ये चारों 5 परिभाषाएं याद होनी चाहिए। और मूल्यांकन क्या था? मूल्यांकन था कि मूल्य का अंकन करना, यानी जिसके अंदर परिमाण व गुणात्मक दोनों चीज़ें आए, वही आपका मूल्यांकन है। लेकिन मापन के अंदर केवल मात्र परिमाणात्मक यानी संख्यात्मक मान ही आए थे, तो ये चीज़ मूल्यांकन थी। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और हम पढ़ते हैं। देखिए, एक बुक का नाम आता है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। उसके अनुसार देखिए, कंसेप्ट ऑफ, बुक का नाम याद रखना है आपको, एजुकेशन, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान द्वारा ये लिखी गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण संस्थान दिल्ली, एवं प्रशिक्षण संस्थान दिल्ली द्वारा रचित, या लिखी कह सकते हैं। तो ये बुक है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान दिल्ली द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसके अंदर मूल्यांकन से रिलेटेड 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? देखिए, ट्राइंगल से हम इस चीज़ को समझेंगे और फिर उसके बाद इसके प्रश्न लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक मूल्यांकन की प्रक्रिया ये समझाने की कोशिश कर रहा है हमें। मूल्यांकन के अंदर क्या क्या चीजें आएगी? एक तो उद्देश्य, ठीक है। यहां पर आएगा अधिगम अनुभव, यानी हमने पहले भी एक त्रिदूर प्रक्रिया पढ़ी थी। और यहां पर आपका मूल्यांकन की विधियां, तो यानी यहाँ पर 3 चीज़ें आएगी, उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन की विधियाँ। तो यहाँ पर ये 3 प्रश्न आपसे पूछता है, यानी इन चीज़ों को कि जो शैक्षणिक उद्देश्य हैं वो किस सीमा तक आपको प्राप्त हुए, शिक्षण उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें यही बताता है। नंबर 1, शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक, ये 3 बातें पूछता है भाई। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, यानी मूल्यांकन यही बताता है कि जो आपको तक हुई। इस चीज को हम समझेंगे एक बार, तीनों लाइन समझाऊंगा, एक बार जो लिखवा रहा हूं वो लिख लीजिए। उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया गया, उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया गया, अधिगम जो अनुभव हैं कितने प्रभावी रहे, अधिगम अनुभव, अभी समझते हैं इन चीज़ों को। अधिगम अनुभव कितने प्रभावी उत्पाद रहे, तो समझिएगा इन चीज़ों को कि सबसे पहले जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, यानी मूल्यांकन विधि कौन सी काम में ली गई है, यहाँ पर ये लिख सकते हैं, यानी मूल्यांकन विधि या प्रविधि लिख सकते हैं आप, एक ही बात है। कौन सी विधि काम में ली गई है मूल्यांकन के लिए? तो सबसे पहले जो मूल्यांकन है वो यही बताता है कि जो शैक्षणिक उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, सीधी सी बात। दूसरी चीज़, अधिगम अनुभव से रिलेटेड, अधिगम अनुभव कितने प्रभावी उत्पाद रहे हैं, अधिगम ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, अधिगम कितना प्रभावी तरीके से उसने ग्रहण किया है, कैसे वो वास्तविक जीवन के अंदर काम आ रहा है या नहीं आ रहा। मूल्यांकन विधि यानी अधिक उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया गया, ये मूल्यांकन विधि है जिस द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, जिससे हमने जांच की है कि हमें उद्देश्य प्राप्ति हो चुकी है। तो ये आपका है
ये बुक का नाम याद रखना है और ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर उसके बाद मूल्यांकन की हम विशेषताएं करते हैं कि मूल्यांकन की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। मूल्यांकन देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ विशेषता। हम पहले ही बात कर चुके हैं, मूल्यांकन है वो एक सतत प्रक्रिया है, पहली विशेषता। यानी मूल्यांकन एक बालक का लगातार किया जाना चाहिए, यानी निश्चित समय अंतराल बाद मूल्यांकन लगातार प्रक्रिया चलनी चाहिए। मूल्यांकन एक क्या है, सतत प्रक्रिया है। दूसरा, ये शैक्षणिक आपके गतिविधियां हैं उनका एक अभिन्न अंग है। शैक्षणिक गतिविधियों में ये एक मूल्यांकन है वो एक अभिन्न अंग है। जो मूल्यांकन है वो क्या करता है, हमारी सीमा निर्धारित करता है। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है उसका आकलन करता है। तो ये सारी इसकी क्या है, विशेषता है मूल्यांकन की, यानी क्या क्या काम कार्य करता है और यही इसके महत्व आ जाएंगे। यानी पहले हम बात करते हैं जो मूल्यांकन है उसकी विशेषताएं। मूल्यांकन की विशेषताएं बिल्कुल सिंपल है, एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मूल्यांकन की विशेषताएं नंबर 1 पर हम बात करते हैं। आराम से समझना है एक चीज कि मूल्यांकन क्या है। मैंने आपको बता दिया, एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। दूसरा, मूल्यांकन से रिलेटेड दूसरी चीज, मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। क्या हो गया, अभिन्न अंग है। शाबाश, समझ रहे हो ना चीजों को। मूल्यांकन क्या है, शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन का जो संबंध है, हमने ये भी बात की थी भारतीय शिक्षा आयोग की डेफिनेशन में। मूल्यांकन का सीधा संबंध किससे होता है, शिक्षा के उद्देश्य से। यानी मूल्यांकन यही कहता है, मूल्यांकन द्वारा एक व्यक्ति की यही जांच की जाती है कि उसने जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक की है। तो सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्य से होता है। और शिक्षा का उद्देश्य आप सब जानते हैं क्या होता है, एक बालक को आदर्श नागरिक बनाना। ये हम पहले शुरुआत क्लास के अंदर ही बात कर चुके हैं। मूल्यांकन का तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, एक आदर्श नागरिक बनाना। तो यही ये कार्य करता है। क्या, नंबर 3, मूल्यांकन का सीधा संबंध किससे होता है, सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्य से, शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। मूल्यांकन का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। नंबर 4 पर हम बात करते हैं। देखिए, इसके द्वारा जो विद्यार्थी है उसके, मान लीजिए जो परिवर्तन चाहता है शिक्षक, मूल्यांकन द्वारा जो वांछित परिवर्तन है, किस प्रकार की प्रकृति है, किस प्रकार का स्तर है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी चौथा लिख सकते हैं, नंबर 4, मूल्यांकन द्वारा, इसके द्वारा विद्यार्थी के वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों, विद्यार्थी के वांछित व्यवहारगत परिवर्तन, वांछित व्यवहारगत परिवर्तन जो हो रहे हैं की प्रकृति एवं दिशा के
प्रकृति, दिशा एवं स्तर के संबंध में निर्णय, यानी देखिए क्या करता है, इसके द्वारा विद्यार्थी के वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों की प्रकृति, दिशा एवं स्तर के संबंध में निर्णय करना, यानी क्या क्या उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर या विद्यार्थी के अंदर कितने उसके व्यवहार के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में निर्णय करना, क्या दिशा है, क्या प्रकृति है, वो सारी जो निर्णय करना है वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, मूल्यांकन के अंदर आएंगे। और ये अच्छे से आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। लिख लो इसको, फिर आगे एक दो और करते हैं। अब देखिए ये मूल्यांकन क्या करता है, एक बालक के मूल्यांकन आ गया, उसके प्रभाविकता के आधार पर, उसके गुणात्मक के आधार पर ये उसके भावी जीवन का निर्धारण करता है, यानी भविष्य के बारे में बता देगा। अब मूल्यांकन किसी का किया है और उसका मूल्यांकन मान लीजिए बेस्ट आ रहा है, किस स्तर में बेस्ट, कौन से स्तर के अंदर बेस्ट है, तो उसके आधार पर ही कि अमुक बालक आगे जाकर ये बनेगा। तो भविष्यवाणी करना, भावी जीवन का निर्धारण करना, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। नंबर 5 पर नंबर 5 यह बालकों के परिणामों, यह बालकों के नंबर 5 यह बालकों के परिणाम की गुणवत्ता, बालकों के परिणाम एवं गुणवत्ता, मूल्य और प्रभाविता के आधार पर, मूल्य एवं प्रभाविकता के आधार पर भावी जीवन, जो आने वाला उसका जीवन है, भावी जीवन का निर्धारण करता है, या भावी कार्यक्रम का निर्धारण करता है। भावी जीवन या उसके कार्यक्रमों का निर्धारण करता है। और ये नंबर 6 यानी ये शिक्षा के जो उद्देश्य हैं कि प्राप्ति किस सीमा तक हुई है उसका भी निर्धारण करता है, यानी किस सीमा तक एक व्यक्ति को, एक बालक को, एक विद्यार्थी को कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त हुए पता चल जाएगा। यानी उसके अंदर कोई कमी है तो वो बता देगा कि हाँ इसके शिक्षा के उद्देश्य उसके प्राप्त नहीं हुए हैं, तो कहाँ तक हुआ है उसकी सीमा का निर्धारण भी करता है। तो यानी यह शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के सीमा का निर्धारण करता है। यह शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, यह शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के सीमा का निर्धारण करता है, के सीमा का निर्धारण करता है। ये बात आपको याद रखनी है, मेरे ख्याल से समझ में आ गए। तो ये है भाई मूल्यांकन की विशेषताएं। ये क्या है मूल्यांकन की विशेषताएं, सेम टू सेम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन छपेगा, अभी कह रहा हूँ मैं आपको यहाँ से, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन के महत्व, मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं, यानी मूल्यांकन क्या चाहता है, क्या कार्य करता है, किस प्रकार की कार्य प्रणाली होती है, काम क्या करता है वास्तव में, क्या महत्व है हमारे जीवन के अंदर मूल्यांकन। तो सीधी सी बात है, 2-3 तो आप ऐसे ही सोच सकते हैं कैसे कि मूल्यांकन के द्वारा एक व्यक्ति के व्यवहार में हुए परिवर्तनों को हम पता चला सकते हैं कि उसके अंदर कितने व्यवहार परिवर्तन हुए हैं, किस सीमा तक उसमें शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। और कोई पाठ्यक्रम में सुधार करना है, तो वो हम बता सकते हैं कि मान लीजिए किसी भी बालक के अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं, किसी भी को शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं बदलाव की आवश्यकता है। तो इस प्रकार ये पाठ्यक्रम में इसके महत्व है। निदानात्मक, उपचारात्मक, यानी किसी बालक को शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में कठिनाई आ रही है, उस सीमा तक वो नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो उसका आप निदान कर सकते हैं, कारणों को ढूंढ सकते हैं कि कौन से वे कारण हैं जिनमें
एक बालक को कठिनाई आ रही है, एक बालक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, तो वो आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद उपयुक्त विधियों की सहायता से उपलब्धि यानी उपयुक्त विधियों के अनुसार उसका उपचार भी किया जा सकता है। उपलब्धियों का भी आंकलन आप कर सकते हैं कि कितनी उपलब्धियां एक बालक ने प्राप्त की हैं। तो ये सारे क्या हैं, शैक्षिक जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हो रही है, और ये मूल्यांकन की क्या है, विशेषताएं। या पहले हम कर लिए, अब महत्व बात कर रहे हैं, तो ये मूल्यांकन की महत्व या फिर उद्देश्य आप कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। अब ये मैं फटाफट आपके लिए बता देता हूँ, कुछ एक दो चीज़ें नई भी हैं इसमें। चलिए, लिख लिया क्या? मूल्यांकन के उद्देश्य या महत्व, मूल्यांकन के उद्देश्य एवं महत्व, मूल्यांकन के उद्देश्य और महत्व, मूल्यांकन के उद्देश्य और महत्व। तो नंबर 1 पर हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बालकों के व्यवहारगत परिवर्तनों की जांच करना, बालक के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करना, यानी बालक के व्यवहार के अंदर क्या परिवर्तन हुए हैं उनकी जांच करना। और देखिए, मूल्यांकन क्या करता है, बालकों में विभेद भी कर देगा, यानी कौन से आपके उच्च स्तरीय बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं, कौन से मंदबुद्धि के बालक हैं, उन सभी में विभेद भी करता है। बालकों को समूह में विभाजित कर सकता है, यानी ये होशियार बच्चे हो गए, ये थोड़े कमज़ोर हैं, ये सबसे कमज़ोर हैं, तो यानी उन समूह में विभाजन किसके द्वारा हो सकता है, मूल्यांकन द्वारा। तो ये भी हमें पता चल सकता है, क्योंकि जो कमज़ोर बालक हैं उनको अलग तरीके से पढ़ाया जाए, और जो इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, तो उनको और अलग तरीके से पढ़ाया जाए, ताकि कमज़ोर वाले बालक भी अच्छे स्कोर कर सके। तो ये चीज़ें किसके अंदर आएंगी, मूल्यांकन के महत्व के अंदर। योग्यता के अनुसार बालकों को विभिन्न समूहों में, योग्यता अनुसार बालकों को विभिन्न समूहों में विभाजित करने के लिए, विभिन्न समूहों में विभाजित करने के लिए आवश्यक है। तो समझ गए ना बात को, कि योग्यता अनुसार बालकों को विभिन्न समूहों में विभाजित करने के लिए मूल्यांकन है, आवश्यक है। देखिए, इससे मूल्यांकन से एक बालक की मानसिक शक्ति, कितना मानसिक रूप से वो तैयार है पढ़ने के लिए, क्या उसकी रुचि है, इसमें जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार भी हम बात कर सकते हैं। यानी उसके बालक के अंदर क्या रुचि है, क्या उसकी मानसिक शक्तियाँ पूर्णतः विकसित है या नहीं है, मानसिक शक्तियों से कमज़ोर तो नहीं है, मानसिक शक्तियों द्वारा वो बीमार तो नहीं है मानसिक रूप से। तो ये सभी का पता भी किससे लगाया जा सकता है, एक मूल्यांकन द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। तो नंबर 3 पर आप लिख सकते हैं, मानसिक शक्ति, रुचि। देखिए, इसके द्वारा मानसिक शक्ति, रुचि तथा उनके दृष्टिकोण का, तथा क्या उनका दृष्टिकोण है, उनके दृष्टिकोण का अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान है वो लगाया जा सकता है। क्या मानसिक शक्ति, रुचि और उनके दृष्टिकोण का अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए, अभी मैंने एक बात की थी कि पाठ्यक्रम में भी संशोधन किया जा सकता है, पाठ्यक्रम में भी सुधार लाया जा सकता है, परीक्षा प्रणाली के अंदर भी सुधार लाया जा सकता है। तो नंबर 4 पर पाठ्यक्रम में सुधार, पाठ्यक्रम में सुधार किया जा सकता है इसके द्वारा।
नंबर 5 पर जो परीक्षा प्रणाली है, परीक्षा प्रणाली के अंदर भी सुधार किया जा सकता है। नंबर 5, परीक्षा प्रणाली में सुधार परीक्षा प्रणाली के अंदर भी सुधार लाया जा सकता है। तो ये लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। ये नीचे आप और भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं। इससे अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जा सकता है। इससे अधिगम प्रक्रिया में सुधार। अधिगम प्रक्रिया का मतलब यानी जो शिक्षक आपको अधिगम प्रोवाइड करवा रहा है, अगर वो सही तरीके से नहीं करवा रहा है तो उसके अंदर मूल्यांकन द्वारा पता चल जाएगा कि कहाँ कमियां रह रही है, तो उसके अंदर भी सुधार किया जा सकता है। तो अधिगम प्रक्रिया में भी सुधार किया जा सकता है भाई, लिख लो इनको, फिर एक दो और करते हैं आगे। ठीक है, देखिए इससे बालकों की दुर्बलता और योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। निदानात्मक व उपचारात्मक लगाया जा सकता है। जो नवीन प्रभावी शिक्षण विधियां हैं उनकी खोज की जा सकती है। तो यही मूल्यांकन के अंदर होगा। तो एक दो बातें और हम लिखते हैं इसके अंदर, याद रखनी है प्रत्येक बात एग्जाम के अंदर सीधी सीधी यहीं से छपेगी। नंबर आगे जितना भी है 6 या 7, जो भी है 7 नंबर, बालकों की दुर्बलता एवं योग्यता के बारे में जानकारी। बालकों की दुर्बलता और योग्यता के बारे में जानकारी किससे मिलती है? मूल्यांकन से मिलती है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण पर बल दिया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण पर बल दिया जाता है। क्या निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण पर बल दिया जाता है? नवीनतम नंबर 9 अभी मैंने बताया था, नवीनतम एवं प्रभावी शिक्षण विधियों की खोज एवं प्रभावी शिक्षण विधियों की खोज की जा सकती है। नवीनतम एवं प्रभावी शिक्षण विधियों की खोज की जा सकती है। तो ये भाई आपका हो गया मूल्यांकन, हो गया मूल्यांकन की विशेषताएं होगी। अब इसके बाद में कुछ चीज़ें आएंगी मूल्यांकन के प्रकार, वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि देखिए नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे और बड़ा टॉपिक है, तो विस्तृत रूप से हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए आज के इस लेक्चर में छोटा सा क्लास था ये। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की जो यूजफुल क्लासेस हैं आपके लिए हमेशा इस चैनल पर प्रोवाइड होती रहती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।